स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। बच्चों, आज हम लेके आए आपके लिए प्रश्न बैंक 2021 और 22 कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान। और देखिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो पहले हम इसके 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है, यानी लोहे का निर्यात यानी दूसरे देशों को पहुंचाता है। तो कौन सा देश है? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, क्या है? जापान। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका आंसर है सीमेंट उद्योग में चूने के पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, दोनों आंसर आप याद कर लोगे। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार और। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, यानी कहाँ पे है? तो इसका आंसर है तारापुर। ठीक है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन है तो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का खनिज है? अब बताइए कोयला कैसा खनिज है? तो इसको आपको याद रखना है, कोयला अधात्विक ऊर्जा खनिज है। ठीक है, धात्विक नहीं है, कैसा है? अधात्विक ऊर्जा खनिज। तो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ये। अब बात करते हैं हम 2 नंबर के क्वेश्चन की। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पहला प्रश्न क्या है? खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी खनिजों को बचाना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला पॉइंट, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर पहला क्या है? उत्तर है, देश में खनिज भंडार कम है। देश में जो खनिज संपदा है वो कैसी है? कम है। एक निश्चित मात्रा में खनिज है, ऐसा तो नहीं है कि हम निकालते चलें, खनिज की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक सीमित मात्रा में, और उनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और खनिजों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जैसे देखो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की हम कितनी ज़्यादा मांग है, लोहे की मांग बहुत ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन पृथ्वी के अंदर तो एक निश्चित मात्रा में है ना। ठीक है, तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और इसके भंडार बहुत कम है, अतः इनके समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि सीमित संसाधन है, खनिज संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं, और मांग बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, खनिज अनापूर्ति साधन है। खनिज कैसे साधन है? अनापूर्ति। देखो अनापूर्ति साधन कौन से होते हैं? अनापूर्ति साधन उन साधनों को बोलते हैं जिनको एक बार उपयोग में ले लिया और दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान के चलिए 1 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल एक खनिज है। अगर आप उसको एक बार पेट्रोल को क्या है अपनी गाड़ी में डाल दोगे और पेट्रोल क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी जल गया, यूज़ कर लिया, क्या आप उसी पेट्रोल को दोबारा यूज़ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। इसका मतलब पेट्रोल जो है वो कैसा है? अनापूर्ति साधन है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो क्या है? खनिज कैसे हैं? अनापूर्ति साधन है, अतः इनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, खनिजों पर देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास निर्भर है। खनिज क्या है, किसी भी देश में देखो, जिस देश के अंदर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो देश अधिक धनवान होता है। क्यों? क्योंकि खनिज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। ठीक है, और कई उद्योग जो है वो खनिजों की सहायता से चलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब, लोहा, कोयला, ऊर्जा वाले साधन। अगर ये किसी एक ही देश में होंगे तो उस देश में तो फिर उसे किसी और देश पे निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, खनिज देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास निर्भर है। ठीक है, अगर खनिज होंगे तो देश का क्या है? आर्थिक विकास, यानी पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, और औद्योगिक यानी कि जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी बहुत अच्छे से चलेंगी। तो तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे, याद कर लोगे तीनों पॉइंट्स को। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिजों के संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। भारत में खनिजों के संरक्षण के 3 उपाय। तो देखिए भारत में खनिजों के संरक्षण के 3 उपाय कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहला है, लौह अयस्क का प्रयोग बार बार गलाकर किया जाना चाहिए। जो लोहा होता है उसका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लोहे को एक बार यूज़ में ले लिया फिर वो कबाड़ा बन जाता है, उसको फिर से हम क्या है गलाकर दोबारा से उनको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा हमको लोहे को, अगर खनिजों को बचाना है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोहा खनिजों की खदानों से निकालते ही जाएं। ऐसा नहीं कि हम क्या करें, खदानों से निकालते जाएं और जो लोहा हो रहा है उसको फेंकते जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। लोहे को एक बार यूज़ कर लिया, उसको गला के
फैक्ट्रियों में फिर से दोबारा से उसको उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम खनिजों को बचा सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। लौह अयस्क का प्रयोग बार बार गलाकर किया जाना चाहिए, न कि लोहा अयस्कों को खदानों से निकालते ही जाए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए, खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए नवीन क्षेत्रों की खोज करते रहना है। यानी कि जो, अब देखो, जो खनिज हैं हमारे पास जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सब तो हैं ही, लेकिन हमें हमेशा और नए खनिजों की खोज करते रहना चाहिए कि कहीं और हमको ऊर्जा का खनिज मिल जाए या फिर कोई और कीमती खनिज मिल जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो खनिज मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक बार कोई ये कुछ संसाधन खत्म भी हो गए, कुछ खनिज खत्म भी हो गए, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट यही है कि खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए नवीन खोज क्षेत्रों की खोज करते रहना चाहिए, जिससे खनिजों में वृद्धि हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागत पर, निम्न कोटि के अयस्क यानी कि कुछ ऐसी धातुएं जो कैसी हैं, लो क्वालिटी की हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उनको क्या है, कम लागत का प्रयोग करने के लिए, लागत कम लगाओ, नई तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी कम है, ठीक है, लेकिन उससे हम अपने काम में कैसे लेके आए, कम से कम रुपए में। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसे लग जाएं, कम से कम रुपए में उसको उपयोगी बनाने के लिए हमें नई तकनीक का विकास करना चाहिए। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या है, लोहे को गलाकर बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, संसाधनों की प्राप्ति के लिए हमेशा निरंतर उसकी संसाधनों की खोज करती रहनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागत पर प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का विकास करना चाहिए। तीनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में 3 अंतर लिखना है आपको। ठीक है, देखो मैं बता दूं परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, जिनको हम एक बार यूज़ में ले लेते हैं लेकिन दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर पाते। और गैर परंपरागत कौन से होते हैं, गैर परंपरागत वो हैं जैसे सौर ऊर्जा, जल। अब जल देखिए, जल को हम क्या एक बार यूज़ कर लें और वो गंदा हो जाता है, उसको फिर से फिल्टर करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कौन से गैर परंपरागत है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसका अंतर लिखना है। क्या क्या अंतर है, देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में है कि परंपरागत साधन एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परंपरागत क्या है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, निश्चित मात्रा में, तो ये क्या है, एक ना एक दिन इनको खत्म होना ही है। ठीक है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। अब देखो, सूर्य से आने वाली किरण सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा से बनती है। अब प्रकाश आना थोड़ा ही बंद हो जाएगा कभी। ठीक है, तो इनकी कभी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हवा चलना कभी बंद हो जाएगी, नहीं होगी ना, तो पवन ऊर्जा की भी कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के जो साधन है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जबकि परंपरागत साधन क्या हो जाएंगे, एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए परंपरागत ऊर्जा साधन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। परंपरागत जो ऊर्जा साधन है, जैसे पेट्रोलियम को ले लो आप, ठीक है, और लोहे को जब गलाते हैं तो भी ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो क्या है, परंपरागत ऊर्जा के साधन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि गैर परंपरागत साधन क्या है, उनसे प्रदूषण नहीं होता। जैसे सौर ऊर्जा बनाते हैं, सौर ऊर्जा से हम क्या है, कई काम कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लेते हैं, क्या उसमें प्रदूषण होता है, बिल्कुल भी नहीं होता ना। ठीक है, तो ये है दूसरा कि परंपरागत क्या होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, और गैर परंपरागत प्रदूषण नहीं फैलाते। तीसरा पॉइंट है, परंपरागत साधन अधिक खर्चीले होते हैं, जबकि गैर परंपरागत कैसे होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। याद हो जाएंगे तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो याद कर लेना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना है। लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, लौह खनिज कौन सा होता है, देखो लौह खनिज उसको बोलते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और अलौह खनिज कौन से होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, लोहा नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे उत्तर है, अंतर है, देखिए सबसे पहले वे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, लौह खनिज कहलाते हैं, और वे खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, अलौह खनिज कहलाते हैं। पहला पॉइंट याद हो जाएगा, लोहे के अंश पाए जाते हैं तो लौह खनिज है, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते तो वो कौन सा खनिज है, अलौह खनिज है। याद हो जाएगा। इसके बाद आता है लौह खनिज में, लौह खनिज में अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल, ये सब आते हैं।
ठीक है। जबकि अलौह खनिज में कौन कौन से आते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम। याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। लौह खनिज के उदाहरण क्या क्या हैं? क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। और जबकि अलौह खनिज के उदाहरण क्या क्या हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? लौह खनिज कम मूल्यवान होते हैं। जो लौह खनिज होते हैं उनकी कीमत कैसी होती है? कम होती है। जबकि अलौह खनिज कैसे होते हैं? अधिक मूल्यवान होते हैं। तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? देखिए पहला पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, लौह खनिज में कि जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लौह खनिज है, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती वो अलौह खनिज है। पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या है? देखो लौह खनिज के उदाहरण लिखनी है आपको। लौह खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। और अलौह खनिज में क्या लिखना है आपको? सोना, चांदी और प्लेटिनम। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। अगर आपने अभी तक एसएसटी नहीं पढ़ा है तो आपको इन क्वेश्चंस को करना ही है। एग्जाम में 60 से 70% इनके आने के चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लौह खनिज मूल्यवान होते हैं, जबकि अलौह खनिज कैसे होते हैं? उनसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे खनिज क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए धरातल से खोदकर निकाले गए बहुमूल्य पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये तो आप जानते हो, जमीन के नीचे से जो पदार्थ निकाले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है, ठीक है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। खनिज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जैसे लोहा है, अगर लोहा खनिज नहीं होता तो क्या आज हम इतनी तरक्की कर पाते? लोहे से देखो घर भी बन रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। मशीनें, साइकिल, हवाई जहाज जो भी हैं सब किसकी वजह से? लोहे की वजह से हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में उनका उपयोग होता है। जो भी हम वस्तुएं बनाते हैं, जो भी वस्तुएं हम यूज़ करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं खनिज पदार्थों का जरूर यूज़ है, ठीक है। अगर हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो लोहा है वो भी क्या है? खनिज है, ठीक है। कई चीज़ें हैं तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है? खनिज पदार्थों का यूज़ होता है। उदाहरण के लिए खाना बनाने और खाना खाने के लिए जो बर्तन हम उपयोग करते हैं वे खनिज से ही बने होते हैं कि नहीं, ठीक है। मनुष्य ने अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में खनिजों का प्रयोग किया है। तो याद हो जाएगा ये क्वेश्चन 4th नंबर का। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये, तो थोड़े से बड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट जरूर कर लिए क्योंकि ईजी है बिल्कुल। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कौन से खनिज दांत मंजन में सहायक होते हैं? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। कौन से खनिज दांत मंजन में सहायक होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? कुछ अधात्विक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फास्फेट दांतों को साफ करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुछ अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फास्फेट खनिज, और ये जो खनिज हैं वो क्या है? दांतों को साफ करने में सहायक होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड जो तत्व होता है ना वो क्या है? दांतों को गलने से रोकता है। वो किससे? फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या? कुछ धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फास्फेट दांतों को साफ करने में सहायक होते हैं। फ्लोराइड क्या है? दांतों को गलने से रोकता है। और फ्लोराइड जो कहाँ से प्राप्त होता है? फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अधिकतम दांत टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं। जो दांत जो होते हैं वो सफ़ेद करने का काम कौन करता है? टाइटेनियम ऑक्साइड करता है, ठीक है। और तीसरा है अब्रक खनिज दांतों को, अब्रक जो होता है एक धातु है वो क्या है? दांतों को सफ़ेद बनाता है। तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे कि नहीं बताइए? आपको समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ इसको। देखिए पहला पॉइंट क्या है? सिलिका, चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करते हैं? दांतों को साफ करते हैं, ठीक है। फ्लोराइड दांतों को क्या है? गलने से रोकता है। उसके बाद क्या है? टाइटेनियम ऑक्साइड क्या करता है? दांतों को सफ़ेद बनाता है, ठीक है। और अब्रक क्या करता है? दांतों को सफ़ेद बनाने में, चमकदार बनाने में काम आता है। याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चनों के आंसर जरूर आप नोट करते जाइए। अवसादी चट्टानों से खनिज निर्माण कैसे होता है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है कि अनेक खनिज अवसादी चट्टानों की अनेक परतों में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो चट्टानों की किस में पाए जाते हैं? परतों में पाए जाते हैं। उन परतों में इन खनिजों का निर्माण निक्षेपण, संचयन और जमाव के कारण होता है। परतों में जो खनिज का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है?
तीन घटनाएं आपको याद रखनी है, एक निक्षेपण, दूसरा संचयन और तीसरा जमाव। ठीक है, तो ये है ना अवसादी चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है। तो पहले तो ये बताना है खनिज जो होता है वो परतों में पाए जाते हैं। ठीक है, और किसके कारण होता है, तो तीन घटनाएं होती हैं, निक्षेपण, संचयन और जमाव के कारण इन खनिजों का निर्माण होता है। तीसरा, कोयला तथा अन्य लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ। ठीक है, कोयले का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, लंबी अवधि और अधिक ऊष्मा दबाव के कारण हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। इसके बाद आता है ताप विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ताप विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है, सबसे पहला यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। देखो, ताप विद्युत किससे बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है, और जल विद्युत किससे बनाई जाती है, पानी से बनती है। पहला पॉइंट याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ताप विद्युत महंगी होती है जबकि जल विद्युत का उत्पादन कैसा होता है, सस्ता होता है। ताप विद्युत महंगी क्यों होती है, क्योंकि वो कोयले से बनती है। ठीक है, और कोयले में क्या है, श्रम शक्ति भी लगती है, कई काम है। ठीक है, जबकि जल विद्युत क्या है, सिर्फ पानी से बनती है, तो इसमें इतना श्रम जो मजदूर होते हैं इस बिजली को बनाने बिल्कुल भी नहीं लगते। ठीक है, तो पहला दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कोयला खनिज खत्म होने पर, तीसरा पॉइंट देखिए, कोयला खनिज के खत्म होने पर ताप विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाएगा जबकि जल विद्युत की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। क्लियर याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल की तो कभी कमी नहीं पड़ेगी, तो जल विद्युत हम आराम से बनाते रहेंगे। और कोयले तो क्या है, सीमित संसाधन है, तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब कोयला समाप्त हो जाएगा तो बिजली कहाँ से बनाएंगे, तो ताप विद्युत बनना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ताप विद्युत कोयले से बनाई जाती है, और जल विद्युत किससे बनाई जाती है, पानी से बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा, ताप विद्युत महंगी होती है जबकि जल विद्युत कैसी होती है, उसका उत्पादन सस्ता होता है। और कोयला खनिज खत्म होने पर ताप विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाएगा जबकि जल विद्युत की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके को और भी वीडियो चाहते हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।